हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन को, और फिर हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। एक होता है फिजन यानी विखंडन या विभाजन, दूसरा होता है फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन, तीसरा होता है रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, चौथा होता है बडिंग यानी मुकुलन, पांचवा होता है स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन, और छठा और आखिरी प्रकार जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देर के एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। फिजन यानी विखंडन या विभाजन। तो देखिए, ये जो फिजन है इसके द्वारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय जीवों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो पहला पॉइंट वही लिखा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, यानी फिजन द्वारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन है। ठीक, अब इस विधि के अंतर्गत होता क्या है? तो इस विधि के अंतर्गत बहुत ही सिंपल है, होता है कि इस विधि में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोश के जीव 2 या 2 से अधिक सेल्स में विभाजित हो जाता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका पूरा शरीर एक ही सेल का बना है, वो क्या होता है इस विधि के अंतर्गत कि एक जो सेल है ना वो 2 या 2 से अधिक सेल्स में विभाजित हो जाता है। और ये जो नए विभाजन द्वारा जो नए सेल्स बने हैं ये वास्तव में होंगे कौन? ये वास्तव में नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, नए कोशिकीय जीव ही होंगे। ठीक, तो वही यहाँ है कि ये सेल्स वास्तव में नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। क्लियर है? सिंपल सा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन। क्या होता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय है वो क्या होता है विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक सेल्स में बंट जाता है, और ये सेल्स जो नए बने हैं वो कौन है? वास्तव में नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। क्लियर है? अब क्या है कि ये फिजन होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन या द्विविभाजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन यानी बहुविभाजन या बहुविखंडन। ठीक, तो उसको पहले लिख लेते हैं। क्या है कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक, देखिए फिजन का ये जो दोनों प्रकार है ना, यानी विखंडन का ये जो दोनों प्रकार है, इसमें बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? द्विविखंडन या द्विविभाजन, और मल्टीपल फिजन का मतलब है बहुविखंडन या बहुविभाजन। देखिए शब्द से ही क्लियर है कि बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन में क्या है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, वो 2 कोशिकाओं में डिवाइड होगा, और मल्टीपल फिजन में क्या है कि वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित होगा। यानी इसमें एक कोशिकीय जीव 2 कोशिकाओं में, और इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं में डिवाइड होता है। ठीक, और वो जो नई बनी कोशिकाएं हैं वो क्या है? नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए ये जब यहाँ लिखा है ना कि इस विधि में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से अधिक सेल्स में, तो क्या है कि 2 में जब विभाजित होगा 2 सेल्स में वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो कहलाएगा बाइनरी फिजन, और उससे अधिक 2 से अधिक सेल्स में जब विभाजित होगा तो वो कहलाएगा क्या? मल्टीपल फिजन। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो क्या लिखा है देखते हैं कि बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन या द्विविभाजन कहते किसे हैं? सिंपल सा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव 2 नए सेल्स में विभाजित हो जाता है, यानी बाइनरी फिजन या द्विविखंडन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो एक कोशिकीय जीव है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक, और ये 2 नई बनी हुई कोशिकाएं कुछ और नहीं, 2 नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। तो अगला वही लिखा है कि दोनों सेल्स 2 नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर? सिंपल है। अगला है मल्टीपल फिजन यानी बहुविभाजन। तो क्या है
कि वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोश की जीव जब किसमें बहुत सारे सेल्स में विभाजित हो जाए, किसमें बहुत सारे सेल्स में विभाजित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मल्टीपल फिजन यानी बहुविभाजन या बहुविखंडन। ठीक, और वो जो बहुत सारे सेल्स बने हैं वो कौन है, वो वास्तव में नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं। ठीक, तो अगला वही लिखा है कि ये सभी सेल्स नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, दोनों का उदाहरण और एक एक उदाहरण और फिगर द्वारा समझते हैं। तो देखिए बाइनरी फिजन मुख्यतः होता है उसमें प्रोटिस्टा में और मोनेरा जगत के जीवों में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, ये सभी। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल अगर लें अमीबा, इसके फिगर द्वारा समझते हैं। ये ठीक, अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो बीच में सेंटर में ये क्या है, एक अमीबा है, अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है। ठीक, और ये इसका क्या है, ब्लू कलर से बना गया, ये है इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या होता है ना कि इस अमीबा, ये जो ये कोशिकीय अमीबा है, इसके यहाँ पे दोनों तरफ से ऐसे गड्ढा बनना शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से गड्ढा ऐसे बनता है, पिचक जाता है मतलब बीच से। तो उसी समय जिस समय देख रहे हैं ना, ये गड्ढा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया, ये इधर से अंदर हो गया और ये इधर से, उसी समय इसका ये जो न्यूक्लियस है ना वो भी विभाजित होकर के दो में बट गया है। ठीक, और अब क्या होगा कि ये एक नया अमीबा और ये एक नया अमीबा बन जाएगा। तो अगले ही स्टेप में क्या हो गया, दो नए अमीबा बन गए हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यही प्रक्रिया है बाइनरी फिजन। ठीक ठीक, जिसमें कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट करके दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी दो कोशिकाएं बढ़ता है और दोनों कोशिकाएं क्या है, वास्तव में दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक, अब आते हैं मल्टीपल फिजन के उदाहरण पे। मल्टीपल फिजन में क्या है, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, मलेरिया परजीवी है, इसी के कारण मलेरिया होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लाज्मोडियम का सेल है, ठीक, और ये बीच में उसका है न्यूक्लियस, ये प्लाज्मोडियम की कोशिका, बीच में ये न्यूक्लियस। ठीक, अब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको नामकरण कर देते हैं, ये जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है इसका, अगले स्टेप में क्या होता है ना कि बहुत सारे न्यूक्लियस में, बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और ये बाहर का जो है ना, बाहर का जो आवरण है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये वैसे ही रहता है, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई में विभाजित हो गया। एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में यानी बहुत सारे केंद्रक में विभाजित हो जाता है पहले स्टेप में। ठीक, अगले स्टेप में क्या होता है ना कि इसके चारों ओर वास्तव में देखिए, ये एक कोश की जीव है ना, तो ये साइटोप्लाज्म भरा होगा चारों तरफ, कोशिका द्रव्य, तो यहाँ भी साइटोप्लाज्म पूरा भरा होगा। अब क्या होगा ना कि अगले स्टेप में कि ये बहुत सारे न्यूक्लियस जो अभी डिवाइड होकर बने हैं, ये सारे, ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म यहाँ से लेंगे और एक नया सेल बना देंगे, एक नई कोशिका बना देंगे। तो अगले स्टेप में वही होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियस एक नया सेल बन जाता है। तो देख लेते हैं कैसे। ये कुछ ऐसे, ठीक, देख रहे हैं ना, एक सेल था यानी एक प्लाज्मोडियम था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियाई बने, अगले स्टेप में वो सभी न्यूक्लियाई चेंज हो गए किसमें, बहुत सारे सेल्स में। ठीक, अब ये जो दीवार है ना, ये अगले स्टेप में ये रप्चर करेगी ये दीवार, और ये सभी बाहर रिलीज होंगे। ठीक, तो क्या है कि किसके बाद कौन सा आया, इसके बाद ये स्टेप आया, इसके बाद ये स्टेप आया, और इसके बाद ये जब रप्चर करेगी दीवार तो ये सभी के सभी क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, ये कुछ ऐसे। ठीक, यानी एक प्लाज्मोडियम से, एक यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम अभी निर्मित हो गए, यानी कि एक कोशिका डिवाइड होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। ये है मल्टीपल फ्यूजन। क्लियर? तो हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो रहा फ्यूजन और उसके अंतर्गत बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। ठीक,
और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला प्रकार था। और अब चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अन्य प्रकारों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का सीधा सा मतलब ये है कि फ्रैगमेंट्स में या टुकड़ों में टूट जाना। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत होता क्या है। तो इस विधि के अंतर्गत होता है कि सरल संरचना वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये टुकड़े विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। अब इसको समझिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सरल संरचना वाले जीव होते क्या हैं। सरल संरचना वाले या कह सकते हैं सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जीव हैं वो होते क्या हैं। तो समझिए कि ये वो जीव होते हैं ना कि जिनके शरीर में भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए अभी भिन्न भिन्न तरह के टिश्यू या ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। ठीक, यानी कि कह सकते हैं कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी सेलुलर लेवल का होता है या सीधा सा कह सकते हैं कि प्रिमिटिव लेवल के ये होते हैं, अविकसित होते हैं। ठीक, तो यानी सरल संरचना या सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुकोश के जीव वे जीव हैं सिंपल सा कि जिनके शरीर में भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए अभी तक भिन्न भिन्न तरह के टिश्यू या ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक, तो ऐसे जीव जो होते हैं ना उनका बॉडी जो है, उनका जो शरीर है टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर के डेवलप हो जाते हैं किसमें, नए जीव में, यानी नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इसका बहुत ही बेहतरीन सा एक उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। देखिए, स्पाइरोगाइरा जो है वो एक फिलामेंटस एल्गी है। क्या है? फिलामेंटस एल्गी। अब देखिए, फिलामेंटस एल्गी वो एल्गी होते हैं या वो शैवाल होते हैं जिनका जो बॉडी है वो फिलामेंटस होता है, फिलामेंट की तरह धागे नुमा होता है, पतला पतला लंबा लंबा। तो स्पाइरोगाइरा हुआ, यूलोथ्रिक्स हुआ, ये सभी क्या है, फिलामेंटस एल्गी हैं और इनमें इस विधि द्वारा बहुत आसानी से रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ जो बनाया गया है ये है स्पाइरोगाइरा की बॉडी। अब देखिए क्या है कि ये बॉडी यहाँ से मान लीजिए टुकड़ों में टूट गया, ये यहाँ से टूट गया टुकड़े में, तो ये टुकड़ा एक और ये दूसरा टुकड़ा। अब ये दोनों टुकड़े जो है ना वो विकसित होकर के आगे ग्रो कर जाएंगे किसमें, नए स्पाइरोगाइरा में। क्लियर? तो देख लेते हैं, फिगर इसका बना लेते हैं फटाफट। ये कुछ ऐसे। ठीक, देखिए फिर से समझ लीजिए, ये स्पाइरोगाइरा है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सभी जो बड़ी बड़ी संरचनाएं ऐसे दिख रही हैं ना, लंबाई में अधिक हैं, चौड़ाई में कम, ये वास्तव में इसके सेल हैं जो एक सेल एक दूसरे के ऊपर ऐसे सजे हुए हैं। कहीं टिश्यू या ऑर्गन नहीं दिख रहे हैं, टिश्यू और ऑर्गन का अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी सरल संरचना वाले हैं, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और ये इसका न्यूक्लियस है, रेड रेड कलर का ऐसे बनाया गया है। और ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि एल्गी है तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी प्लांट का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है ये। ठीक, अविकसित रूप। तो अब क्या है कि देखिए यहाँ मान लीजिए इसकी बॉडी यहाँ दो टुकड़ों में टूट गई है। ये एक टुकड़ा है, मान लीजिए ये पहला टुकड़ा है और ये दूसरा टुकड़ा है, दो टुकड़ों में टूट गई बॉडी। अब देखिए एक टुकड़े से ये मान लीजिए नेक्स्ट लेवल पे क्या है, मान लीजिए इस टुकड़े से ये निर्मित हो गया पहले से और दूसरे टुकड़े से ये निर्मित हो गया, तो दो नए स्पाइरोगाइरा बन गए, स्पाइरोगाइरा के फिलामेंट। ठीक, बहुत ही आसान है कि ये यहाँ से टूटा और एक टुकड़ा ये पूरा स्पाइरोगाइरा बना लिया, दूसरा टुकड़ा ये पूरा स्पाइरोगाइरा, तो यानी कि दो टुकड़े से दो नए जीव का निर्माण हो गया। यही है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। अब इसमें क्या होता है देखिए, पहले देख लेते हैं क्या लिखा है कि कई फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसी कारणवश टुकड़ों में कट या टूट जाते हैं। ये टुकड़े नए जीव का निर्माण करते हैं।
यहाँ पे एक नया शब्द आया है, जैसे यहाँ एक नया आया था ना सरल संरचना वाले, वैसे यहाँ एक आया है कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को तो जानते ही हैं, बहुकोश की जीव, लेकिन फुल्ली डिफरेंशिएटेड क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्ण विभेदित। अब देखिए, पूर्ण विभेदित भी आप नहीं समझ रहे होंगे, फुल्ली डिफरेंशिएटेड भी नहीं समझ रहे होंगे, तो सिंपल सा समझिए कि जैसे आप यहाँ देखिए कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी में, शरीर उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हो गए रहते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं सिंपल सा कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स या जीव होते हैं जिनके शरीर में, जिनके बॉडी में भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए टिश्यू और ऑर्गन्स डेवलप हो गए रहते हैं। यानी कि एक गुच्छा जो सेल का है वो अलग काम करेगा, दूसरा गुच्छा जो सेल का है वो अलग काम करेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब हर एक सेल्स का या सेल्स के गुच्छों का काम अलग अलग डिवाइड होता है। ठीक, सभी सेल्स एक जैसा काम नहीं करते हैं। तो यानी कि टिश्यू और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका रहता है जिन जीवों में, उन जीवों को कहते हैं फुल्ली डिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, और क्या है कि इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि किसी कारणवश ये टुकड़ों में कट या टूट जाते हैं। मान लीजिए कोई भी कारण हो गया, किसी कारणवश इनका जो बॉडी है ना वो टुकड़ों में कट गया या टूट गया, तो ये टुकड़े जो हैं, कटे हुए जो टुकड़े, ये नए जीव का यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं रीजनरेशन। इसका एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ उदाहरण जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है वो है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम का है, जो कि किसका है? एनिमल किंगडम का है। ये इनकी तुलना में काफ़ी डेवलप होता है, यानी कि इनमें टिश्यू और ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं। पूर्णतः विकसित नहीं होता है, लेकिन इनकी तुलना में काफ़ी डेवलप हो चुका होता है। ठीक, अभी इनकी तुलना भी हम लोग करेंगे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन की। ठीक, तो अब मान लीजिए ये प्लैनेरिया है, एक प्लैनेरिया ये बनाया गया है। किसी कारण से मान लीजिए इसकी बॉडी ऐसे 3 टुकड़ों में ऐसे कट गई। ठीक, एक टुकड़ा ये, मान लीजिए एक ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया और तीसरा टुकड़ा ये हो गया। तो ये तीनों टुकड़े अलग अलग 3 नए प्लैनेरिया का निर्माण कर लेंगे। ठीक, तो पहले उसको बना लेते हैं, इसके बाद क्या होगा देखते हैं। कुछ ऐसे। ठीक, देखिए ये मान लीजिए अगर नंबरिंग हुआ है ना कि ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, तो मान लीजिए पहले टुकड़े से ये बन गया, दूसरे टुकड़े से ये बन गया और तीसरे टुकड़े से ये बन गया। तो 3 नए प्लैनेरिया एक प्लैनेरिया के 3 अलग अलग टुकड़ों से बन गए। तो ये प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। ठीक, अब यहाँ पे बात एक आती है कि देखने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, है ना, कि ये भी टुकड़ों में टूट रहा है और अलग अलग टुकड़े अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना दे रहे हैं, और यहाँ भी वही हो रहा है। ठीक, तो देखिए देखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ अंतर यहाँ पे हैं, मुख्य अंतर हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला अंतर आपको यहीं दिख जा रहा है यहाँ, कि ये फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? सरल संरचना वाले जीवों में, मतलब जिनका अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, प्रिमिटिव लेवल का है, अविकसित है। ठीक, जिनमें देख रहे हैं ना कि सेल्स ही केवल है, टिश्यू नहीं है, सेल्स एक दूसरे के ऊपर सजे हुए हैं, सरल संरचना है, उनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये होता है क्या? रिप्रोडक्शन। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन उनमें होता है जिनमें क्या है? उनका सरल संरचना वाले जीव हैं। और दूसरा इसमें आ जाते हैं कि दूसरी तरफ क्या है कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जिनका शरीर जो है उसमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरह के टिश्यू या ऑर्गन्स बन चुके हैं, उन जीवों में रीजनरेशन होता है, यानी रीजनरेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, देखने में एक ही जैसा लग रहा है लेकिन थोड़ा अलग है। अगला अंतर क्या है वो समझिए कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है ना, इसमें कोई भी टुकड़ा कट जाए, यानी कि ये सेल्स होने चाहिए, 2-3 सेल्स होने चाहिए, तो हर एक सेल में ये एबिलिटी होती है
कि वो ग्रो कर सकता है नए ऑर्गेनिजम्स में। ठीक, हर एक सेल में, हर एक सेल जो है वो क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है, डेवलप हो सकता है किसमें, नए नए जीवों में। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है रीजनरेशन में। रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता है कि हर एक सेल में ये एबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सके। कुछ विशेष प्रकार के सेल ही होते हैं जिनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। अगर वो सेल, ध्यान से समझिए, अगर वो सेल जिसमें रीजनरेशन की एबिलिटी है वो उस टुकड़े में गए हैं तो ही रीजनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा टुकड़ा मान लीजिए है कि जिसमें वे सेल नहीं है जिनमें एबिलिटी हो रीजनरेट करने की, तो वो रीजनरेशन द्वारा नए जीव का निर्माण नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे हर एक सेल में ये एबिलिटी है कि वो फ्रैगमेंट में है, टुकड़ों में है, तो वो ग्रो करके नया जीव उत्पन्न कर लेगा, निर्मित कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वही टुकड़ा केवल नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा जिनमें ये एबिलिटी है कि वो रीजनरेशन कर सकता है। और रीजनरेशन की एबिलिटी सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में नहीं होती है। ठीक, तो ये मुख्य अंतर है इन दोनों में। अब देखिए अगला एक चीज़ और यहाँ डिस्कस करते हैं कि रीजनरेशन को भी हम लोग दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो रीजनरेशन कह सकते हैं, रीजनरेशन सिंपल, केवल रीजनरेशन, और दूसरा ट्रू रीजनरेशन। अब दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिए। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो वास्तव में ट्रू रीजनरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। समझिए क्या है। देखिए रीजनरेशन के अंतर्गत क्या होता है ना कि जो ऑर्गेनिज्म है किसी कारण से उसका बॉडी पार्ट यानी शरीर का कोई हिस्सा या कोई अंग कट करके उसके बॉडी से अलग हो जाता है, तो उसके बॉडी में वो ऑर्गन या वो हिस्सा फिर से डेवलप हो जाता है, फिर से निर्मित हो जाता है वो अंग। ठीक, उसे कहते हैं रीजनरेशन। और क्या होता है ना कि वो जो टूट करके या कट करके अंग निकला है उससे फिर से नया जीव नहीं उत्पन्न होता है, नया जीव नहीं निर्मित होता है। इसका बहुत ही सीधा सा बेसिक सा उदाहरण ले सकते हैं। लिजर्ड, जो छिपकली होती है ना, उसकी जो पूंछ होती है वो आप लोग कई बार देखे होंगे कि पूंछ जो है कट करके या टूट करके निकल जाती है, तो उसके जगह एक नई पूंछ कुछ दिन में ग्रो कर जाती है, निकल आती है। लेकिन उस पूंछ से, कटे हुए पूंछ से फिर से नई छिपकली नहीं निर्मित हो जाती है ना। तो कह सकते हैं कि जीव का कोई अंग अगर उसके शरीर से अलग हो गया टूट करके, तो उस अंग का पुनः आ जाना उसके शरीर में, ये होता है रीजनरेशन। ये अलग बात है कि उस अंग से, जो कटा हुआ अंग है, उससे फिर से नया जीव नहीं उत्पन्न हो जाता है। तो ये है रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन क्या है ना कि हर एक टुकड़े से, जीव का जो हर एक टुकड़ा है शरीर का, हर एक टुकड़े से नया जीव उत्पन्न हो जाए, पूरा का पूरा जीव उत्पन्न हो जाए, जैसे प्लेनेरिया में हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि ये टुकड़ा, अगर ये तीनों टुकड़ों में वो सेल्स गए हैं जो रीजनरेशन कर सकते हैं, तो तीनों टुकड़े नए ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। तो अगर एक टुकड़ा पूरा का पूरा जीव बना दे रहा है तो उसे ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। और अगर केवल अंग विकसित हो रहा है ना, अंग कटा निकल गया, वो अंग निकल आ रहा है फिर से, तो वो रीजनरेशन है। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं रीजनरेशन, लेकिन वास्तव में डिस्कस कर रहे हैं ट्रू रीजनरेशन को, है ना। आगे आने वाली कक्षाओं में अभी ये चीज़ें और आपको विस्तृत रूप में समझने को मिलेंगी। ठीक, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रकारों को डिस्कस कर लिया है। पहला क्या था, फिजन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा बाइनरी फिजन क्या है और मल्टीपल फिजन क्या है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, और तीसरा है रीजनरेशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि फ्रेगमेंटेशन क्या और रीजनरेशन क्या है, और ये भी देखा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और रीजनरेशन वास्तव में 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक है रीजनरेशन और दूसरा है ट्रू रीजनरेशन। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो है ट्रू रीजनरेशन। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अन्य बचे हुए प्रकारों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ अन्य प्रकारों के साथ।